हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी में लेखपाल की 5200 भर्तियां निकलने वाली हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको 2015 का पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ और इसमें भी मैं आपको मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कराऊंगी। देखिएगा 2015 में मैथमेटिक्स के यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है जो आया हुआ है, एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आया है और इसके 4 ऑप्शन आए हुए हैं, ठीक है। जब भी आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो, ठीक है, तीनों भुजाएं दे रखी हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसमें हम सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाते हैं वही लगाते हैं। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहाँ ए बी सी क्या होती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है a बराबर 35, बी बराबर 40, सी बराबर 45, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम सबसे पहले s की वैल्यू निकालेंगे और s की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम तीनों भुजाओं के मान रख देंगे। a की वैल्यू रखेंगे 35, b की वैल्यू रखेंगे 40, c की वैल्यू 45 अपॉन 2, ठीक है। तीनों को जोड़ लिया, तीनों को जोड़ के क्या आया 120 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना है 60। s की जो वैल्यू आ गई है वो यहाँ पे क्या आ गई है 60, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एरिया निकालने के लिए हमें s की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे s की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट s की वैल्यू 60, फिर क्या है s माइनस ए, यानी 60 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 35 इंटू एस माइनस बी, यानी 60 माइनस बी कितना है 40 इंटू s माइनस सी, 60 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 60 ऐसी रहेगा, 60 में से 35 माइनस करेंगे तो 25 आएगा और 60 में से 40 माइनस करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 40 कितना हुआ 50, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबके फैक्टर कर लिए हैं और स्क्वायर रूट निकाल लिया है। देखिए सबके पेयर में से एक एक निकाल लिया है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 आ गया है, ठीक। ये इनकी मल्टीप्लाई कर ली, वो आ गया है यहाँ पे 300 अंडर रूट 5, ठीक है। 300 लिखा रहेगा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2.23। तो हमने अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या लिखी यहाँ पे 2.23। फ्रेंड्स अंडर रूट 5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 2.23। अगर नहीं भी याद है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 670.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा जो क्षेत्रफल आया वो ये आया। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में ये है, देखिएगा यस बी ऑप्शन, इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए हमें आंकड़े दिए हुए हैं और इन आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है। पहले आप इनको काउंट कर लेते हैं, कितने आंकड़े दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 आंकड़े दिए हुए हैं, तो यहाँ पे n जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 11। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 11 है वो क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है माध्यिका का, वो होता है n+1 अपॉन 2 वे पद का मान, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 11 + 1 अपॉन 2 वे पद का मान, तो कितना आ गया 12/2, यानी 6वें पद का मान, ठीक है। यहाँ पे आया 6वें पद का मान, ठीक है। इससे पहले हमें एक काम और करना है, ये जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, इन आंकड़ों को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले इसमें सबसे छोटा क्या है 1 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 5। यहाँ देखिए 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 5 को 3 टाइम्स लिख लिया है। फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 12। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी आपको आंकड़े दिए जाएं उन्हें सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है।
अब देखिए हमारा 6वें पद का मान आ गया है, 6वें पद का मान। अब जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है उसमें काउंट कीजिए, छठा नंबर पे कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6। 6वें पद पर जो है वो क्या है, 6, तो जो हमारी माध्यिका हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो ऑप्शन में 6 है या नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब जो व्यापारी जिस मूल्य पे लेकर आया है उससे 25% बढ़ाकर उस वस्तु पर वो मूल्य लिखता है। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, जो वो मूल्य लिखता है उस पर 4% वो छूट देता है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब वो व्यापारी जिस मूल्य पर खरीद के लेकर आया वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो हमने क्रय मूल्य मान लिया है x। ठीक है, अब अंकित मूल्य है, उसने क्या कहा है, 25% बढ़ाकर लिखता है। क्या लिखता है, 25% बढ़ाकर लिखता है। तो जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जितने में उसने खरीदा उसका 25%, यानी x प्लस x का 25% कितना हो जाएगा, 25/100। परसेंटेज को क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लिया है, यह आया 25 से 100 को काट दिया 4 टाइम्स, तो x प्लस x/4 कितना हो गया, 5x/4। ठीक है, अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, उसने कहा है जो उसका अंकित मूल्य था मतलब 5x/4, उस पर वो 4% छूट देता है। क्या देता है, 4% छूट। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो हमारा अंकित मूल्य था उसका 4%, यानी 5x/4 का कितना, 4%, 4/100 कितना उस अंकित मूल्य में से माइनस कर देंगे तो हमारा वो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 5x/4 माइनस x/20। इसे सॉल्व कर लिया तो हमारा यहाँ पे आ गया 24x/20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिएगा लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, वो ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए इसमें हमें लाभ नहीं पता कि लाभ कितना है, तो हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया है 24x/20 और क्रय मूल्य हमने यहाँ पे मान लिया था x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाभ की जगह क्या लिख दिया है, 24x/20 माइनस x। ठीक है, फिर अपॉन में क्या है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20%। इसका मतलब जो लाभ हो गया है वो क्या है, 20%। व्यापारी को यहाँ पे 20% का लाभ मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन में 20% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिएगा 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 392। ठीक है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। देखिए 3 संख्याएं दी हुई हैं और 3 संख्याओं का योगफल 392 दिया हुआ है और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे कितना है, 5:8। तो पहली संख्या बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहली दूसरी तीसरी संख्या मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहली संख्या मानी है x, दूसरी संख्या मानी है y, तीसरी संख्या मानी है z। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ था, 392। तो हमने एक इक्वेशन बना ली, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 392। इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब देखिए उसमें क्या कहा गया था, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ था। तो x बटे वाई बराबर हमने क्या लिखा, 2/3। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू x के टर्म में निकाली, क्योंकि हमसे पहली संख्या पूछी है। पहली संख्या क्या है, x। तो हम
y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे। इसे हमने इक्वेशन 2 दे दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या y, तीसरी क्या थी z, तो y बटे z कितना दिया हुआ था 5/8। तो इसमें हमने z की वैल्यू निकाली, वो आ गई हमारे यहाँ पर 8/5y, ठीक है। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पहली संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू एक्स, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 3/2 इंटू एक्स। तो z की वैल्यू क्या निकल गई 24/10x, तो z की वैल्यू x की टर्म में निकली है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, ठीक है। x ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3x/2, ठीक है। फिर z की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 24x/10 इक्वल टू 392, क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 1 2 10 का एलसीएम 10 ले लिया और फिर इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई 3920/49, फिर से डिवाइड कर लेंगे 49 से, तो वैल्यू क्या देगा वो 80। इसका मतलब पहली जो संख्या वो निकल के आई है हमारी 80, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो वो संख्या होगी। देखिए इन संख्याओं में से कौन सी होगी, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंकों की पूछी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी 4 अंकों की मतलब अंकों की पूछी जाए तो आप क्या निकालेंगे 24 30 36 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया है, वो एलसीएम यहाँ पे आया है, कितना आया है 360। यहाँ पे एलसीएम निकल के आया है 360। अब उसने कहा 4 अंकों की निकालनी है, इसमें डिजिट कितनी है 3 डिजिट। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे 360 को मल्टीप्लाई करके 4 अंकों की संख्या दे, और वो भी कौन सी हो बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमने यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे 28 लिया, पहले 28 की मल्टीप्लाई 360 से की है, ठीक है। वो हमें क्या दे रही है 10080। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 अंकों की संख्या है, क्या है 5 अंकों की। इसका मतलब 28 से मल्टीप्लाई करने पे 5 अंकों की संख्या दे रहा है। तो हम क्या करके देखेंगे 27 से करके देखेंगे, ठीक है। 27 से करके दे रहा है 9720, 4 अंकों की दे रहा है। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन में 9720 है, नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे 26 से करके देखेंगे, 26 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 9360, क्या वो ऑप्शन में है पहला ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने 26 से मल्टीप्लाई करी और वो हमें क्या दे रहा है 9360। इसका मतलब ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारे ऑप्शन में दी हुई है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। देखिए इसमें आपको आंकड़ों के माध्य और मानक विचलन गुणांक दिया हुआ है और पूछा गया आपसे मानक विचलन, ठीक है। तो हमें पता है मानक विचलन जो होता है वो होता है माध्य गुणा मानक विचलन गुणांक के, और यहाँ पे माध्य आपको दिया हुआ है 10 और मानक विचलन गुणांक कितना दिया है 5। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 50, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, यदि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 23 हो तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का क्या मान होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ देखिए आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब पूछा गया है x⁴ प्लस 1/x⁴, मतलब यहाँ 2 है और पूछा 4 पे गया है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमने किया दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ भी कर दिया दोनों तरफ का स्क्वायर। और हमें पता है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, क्लियर।
ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया एक्स की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है 1/x स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ 23 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 529। अब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ देखिएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, जो हमसे पूछा गया आ गया। और यहाँ 529 और 2 बचा वो यहाँ आके माइनस में हो गया, तो वैल्यू देगा वो 527। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई है 527। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार है। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपये तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपये व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में उसे 610 रुपये के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा। ऑप्शन नंबर दे रखा है 410, बी 380, सी 400 एंड डी 360। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसे हल किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्याज की बात की गई है, तो जब भी ब्याज की बात होगी तो हमें पता होना चाहिए कि ब्याज किसके बराबर होता है। यहाँ देखिएगा ब्याज जो है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। अब देखिएगा सुरेश ने 5,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए और संदीप ने 6,000 रुपये 6 माह के लिए लगाए हैं। ठीक है, और टोटल ब्याज उसने दे रखा है 610। इसमें हमें वर्ष पता चल गया, मूलधन पता चल गया, लेकिन हमें दर नहीं पता है, तो यहाँ पे हम दर मान लेंगे। हमने यहाँ पे दर 8% मान ली है। अब देखिएगा जो सुरेश का ब्याज है और संदीप का ब्याज है टोटल मिलके 610 रुपये दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिखा सुरेश का ब्याज प्लस संदीप का ब्याज बराबर 610। अब देखिए सुरेश का ब्याज कैसे निकलेगा। सुरेश ने 5,000 रुपये लगाए मीन्स मूलधन, दर हमने आर मान ली है। और यहाँ देखिएगा यहाँ पे जो समय होता है वो वर्ष में होता है, और जबकि यहाँ पे महीने में दिया हुआ है, 5 माह दिया हुआ है, तो माह को हम वर्ष में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ 5 माह को वर्ष में चेंज कर लिया है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 5 माह में 5/12 वर्ष होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है समय की जगह क्या लिखा है 5/12 और क्या आता है अपॉन में 100 आता है। क्लियर, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। प्लस ऐसे संदीप का है, संदीप का मूलधन कितना था 6,000 गुणा दर गुणा समय कितना हो जाएगा उसका 6 महीने का था। ठीक है, तो 6 महीने को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, 6/12 हो जाएगा और अपॉन में 100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, इक्वल टू 610। अब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 250/12 आर प्लस 30 आर इक्वल टू 610। 12 से इसे डिवाइड कर लेंगे, या हम करते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो क्या आया 12 और 1 का ऐसे 12 आया है। यहाँ पे 250 आर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 आर, और जो नीचे का 12 है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इससे आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी 12%। ठीक है, अब उसने पूछा है संदीप का ब्याज कितना होगा, तो संदीप का ब्याज हम इजीली निकाल लेंगे। देखिए मूलधन अब हमें पता चल गया है, मूलधन कितना है 6,000 है, मल्टीप्लाई अब यहाँ पे आर यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई बाय वर्ष कितना हो गया 6/12 और अपॉन में 100 है। ठीक है, इसे काट लिया है और यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ गया है 360। जो इसका ब्याज आ गया वो कितना आ गया है 360। क्लियर, आप इस तरीके से ब्याज निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5। क्लियर, और उनका लघुत्तम समावर्त्य मीन्स एलसीएम 300 दिया हुआ है,
तो छोटी संख्या बतानी है। देखिए 3:5 तो छोटी तो यही होगी। अब देखते हैं रेशो में दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि छोटी संख्या कितनी है 3x और बड़ी संख्या कितनी होगी 5x। ठीक है, अब इनका देखते हैं कि इनका एलसीएम कैसे निकलेगा। देखिए 3x और 5x का एलसीएम कितना हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 15x। तो एलसीएम कितना आ गया 15x, पर हमें एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, 300 के इक्वल टू रख देंगे, 300 इक्वल टू 15x और यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगी 300/15। ठीक है, 15 से डिवाइड कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 20। छोटी संख्या क्या थी 3x जो कि पूछी गई है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 20 और कितना आ जाएगा 60। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडररूट 15612 प्लस अंडररूट 154 प्लस अंडररूट 225 का क्या मान होगा। देखिए अंडररूट में अंडररूट है तो पहले किसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिएगा 225 इसे सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, बाकी चीज ऐसे लिखे रहने दिया। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, क्योंकि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे अंडररूट 225 की वैल्यू हमने यहाँ क्या लिखी है 15। फिर क्या करेंगे 154 में 15 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 169 और यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर रूट है तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। ठीक है, इसमें 13 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,625। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, सिंपल स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमने फैक्टर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फैक्टर कर लिए हैं और यहाँ पे फैक्टर लिखकर फिर पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा 125। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 n+1 n+2 n+3 n+4 एंड n+5 का क्या पूछा है औसत पूछा है। देखिए औसत जब भी पूछा जाएगा तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जितने भी संख्या दी हुई है उन्हें सबको जोड़ो और टोटल संख्या काउंट करके उसी से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, इन्हें सबको जोड़ लिया n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 और टोटल काउंट कर लेते हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हमने क्या करा डिवाइड कर दिया। क्लियर, अब यहाँ से ऐड कर लेंगे, कितने n है 1 2 3 4 5 6, 6n है तो 6n प्लस इन्हें जोड़ लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया 15/6। ठीक है, अब देखिए 3 से डिवाइड कर लिया, कॉमन लेके काट दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 5/2। 2 से अलग अलग इसमें डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पे n प्लस 5/2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, अगला क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। ठीक है, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योगफल निकालना है। देखिए इसमें भिन्न की बात हुई है और इसमें अंश और हर का योगफल पूछा है, मतलब हमें अंश भी पता होना चाहिए और हर भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने भिन्न को मान लिया जाता है कि माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए, तो इसमें भिन्न का हर क्या है y। ठीक है, तो y में हम क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ा जाएगा, तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी 1/2 के। तो देखिएगा अंश तो ऐसी रहा, उसके भिन्न के हर में हमने 1 जोड़ लिया तो y+1 हो गया और किसके बराबर हो जाती है 1/2 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, y+1 की मल्टीप्लाई y से तो क्या आ गया y+1। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया है। अब उसने कहा है सेकंड कंडीशन उसने ये रखी है, यदि भिन्न के अंश में, अब की क्या बात कर रहा है अंश की, अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस भिन्न में अंश में 1 जोड़ेंगे तो x+1
बटे, अब हर ऐसी रहेगा y, तो किसके बराबर रख देंगे हम 1 के। इसमें भी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसके नीचे 1 मान लिया, तो 1 की x+1 से मल्टीप्लाई होगी तो x+y 1 होगा इक्वल टू y। क्लियर। अब देखिए इसे हमने इक्वेशन 2 डाल दिया, ऊपर वाले को हमने इक्वेशन 1 डाला था। अब इक्वेशन 2 से y का मान इक्वेशन 1 में रखा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2x ऐसी रहा, y की वैल्यू क्या रखी x+1, ठीक है, +1 ऐसी रहा, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या गया यहाँ पे x = 2, तो हमें अंश पता चल गया 2 है। अब हर पता करना है, तो x की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ हमने x की वैल्यू रखी, वो आया यहाँ पे 2 + 1 = y, तो y कितना आ गया 3। अब उसने क्या पूछा है, अंश और हर का योगफल, यानी अंश और हर दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे हमने दोनों को जोड़ दिया है, वो कितना आया है 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप 463 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसमें कहा गया है 3 भिन्न भिन्न पात्र हैं जिसमें भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है और उनकी अलग अलग माप दी हुई है, और पूछा है बड़े से बड़ा माप। ठीक है, जब भी बड़े से बड़ा माप पूछा जाएगा तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं इसे शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगी। देखिएगा 3 माप जो दी हुई है, यह है 463, 434 और 465। 463, 434 और 465। क्लियर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया, कितना आया 29। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा 31। क्लियर। अब देखिएगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 31, जो कि हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 720 मिठाइयाँ, टोटल मिठाइयाँ कितनी दे रखी हैं 720, बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे की कितनी मिठाइयाँ मिली। देखिए उसने क्या कहा है कि प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली होगी, बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर। इसका मतलब हमें बच्चों की कुल संख्या पता होनी चाहिए, तो हमने बच्चों की कुल संख्या मान ली यहाँ पे x। ठीक है, अब उसने कहा है कि प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, कुल बच्चों की 20%, यानी कुल बच्चे कितने x की 20%, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 20/100, प्रतिशत को चेंज कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 21 जा 20, 25 जा 100, तो यहाँ पे आ गया x/5, यानी हर एक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली हैं x/5। कुल मिठाइयाँ कितनी दी 720। क्लियर। अब देखिएगा हमारे पास कुल मिठाइयाँ 720 है और कुल बच्चे कितने हैं x हैं। अगर आपको कुल बच्चे दे रखे हों और कुल मिठाइयाँ दे रखी हो और आपसे कहा जाए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, आप कुल मिठाइयों को बच्चों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो उतनी मिठाइयाँ हर एक बच्चे के पास पहुँच जाएंगी। तो हमने भी यहाँ पे ऐसे ही किया, हर एक बच्चे के पास मिठाइयाँ जो होंगी वो कितनी होंगी, कुल मिठाइयाँ बटे कुल बच्चे, तो 720/x। एक हमने इस तरीके से निकाल लिया है कि प्रत्येक बच्चों को मिठाई इस तरीके से मिल सकती है, और एक क्वेश्चन में दे रखा था कितने बच्चों को इस तरीके से मिठाई मिली है। तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, यानी x/5 = 720/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे क्या आ गया x² बराबर 5 × 720। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर जो है वो यहाँ पे पहुँच के स्क्वायर रूट में पहुँच जाता है। फिर इसके फैक्टर कर लिया और यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 60, मतलब टोटल जो बच्चे थे वो 60 थे। आंसर नहीं आया है, आंसर में पूछा है कितनी मिठाइयाँ मिली, तो कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी बताइए, x/5 यानी 60/5, तो कितना हो जाएगा 12। तो हर एक बच्चे को 12 मिठाइयाँ मिली, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, तो बताइए। ठीक है, इसमें पूछा है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म ही एलसी क्या होता है, लीस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे हम 512 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे फैक्टर कर लिए हैं। देखिए फैक्टर यहाँ पे कितना आया है, ये आ गया फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। अभी देखिए उसने कहा पूर्ण घन, यानी 3-3 के पेयर बनाने हैं। देखिए हमने यहाँ पे 3-3 के पेयर बना लिए, बन गए। कोई ऐसी संख्या तो नहीं जिसका पेयर नहीं बनना है, तो ये हमारी क्या हो गई, पूर्ण घन संख्या हो गई। अब उसने कहा छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 8। तो यहाँ देखिए 8 के हमने फैक्टर करे तो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका क्या बन गया, पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या हो गई और ये सबसे छोटी भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फ्रेंड्स, आगे की क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।